नमस्कार। आज तारीख 12 मार्च, दिन मंगलवार। परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है 370 का दांव, हरियाणा में चुनावी बदलाव। हरियाणा में बड़ा सियासी बदलाव किया गया है। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे, उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा पूरे मंत्रिमंडल सहित सौंप दिया और हरियाणा में कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री बना दिया गया है। उन्होंने शपथ ग्रहण भी कर ली है। इसके अलावा 5 जो मंत्री और थे मनोहर सरकार में, उनको भी मंत्री बनाया गया है, उनको भी शपथ दिलाई गई है। उनमें से हैं कंवरपाल गुर्जर और मूलचंद शर्मा, रणजीत सिंह, जयप्रकाश दलाल और डॉक्टर बनवारी लाल। ये 5 मंत्री फिर से रिपीट हुए हैं इस नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में। अब सवाल ये उठता है कि यह बदलाव क्यों किया गया और जो पिछले 4.5 वर्षों से हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की जो सरकार चल रही थी, तो ये गठबंधन क्यों टूटा और इस शपथ ग्रहण समारोह में, यानी कि नए जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बने हैं, उनके शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने से पहले बीच में मीटिंग जो हो रही थी, उस मीटिंग को बीच में ही छोड़कर अनिल विज क्यों चले गए वापस अंबाला, और वो नाराज होकर क्यों गए? ये कई ऐसे सवाल हैं। इसी तरह से कि अब दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी का क्या भविष्य रहेगा, ये बदलाव क्यों किया गया? क्या मनोहर लाल को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा? ये ऐसे कई सवाल हैं जिनके बारे में हम विश्लेषण करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस नई सरकार के बनने से नायब सिंह सैनी का जो भविष्य है, वो सियासी तौर पर कहने के लिए तो फिलहाल उज्जवल सा नजर आता है। वे इससे पहले इनको हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष भी बना दिया गया था और अब उनको हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। आपको बता दें कि कल ही गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेस वे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और उस वक्त नरेंद्र मोदी ने मनोहर लाल खट्टर की खूब प्रशंसा की। इसी तरह से मनोहर लाल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब प्रशंसा की। तो सियासी गलियारे में ये चर्चा रही है कि मनोहर लाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि उनकी सेवाएं अब केंद्र में ली जाए, यानी कि उनको लोकसभा का चुनाव लड़वाकर, उनको जितवाकर केंद्र में लाया जाए। उन दोनों के बीच गहरी दोस्ती है और पुरानी दोस्ती है, जिसका हवाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुरुग्राम में जनसभा को संबोधित करते हुए कह भी दिया था कि वो उस जमाने से साथ हैं जब
दरी पर बैठ कर के सोया करते थे। और उस वक़्त मनोहर लाल के पास एक मोटरसाइकिल होती थी। उस मोटरसाइकिल पर बैठकर रोहतक से गुरुग्राम आते थे। सड़कें बहुत ख़राब थीं, रास्ता बहुत ख़राब था, लेकिन फिर भी हम चलते रहे और आज इस मुकाम पर पहुंच गए। गज़ब की बात है कि अगले ही दिन यानी कि आज मुख्यमंत्री के तौर पे जो मनोहर लाल थे, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा राज्यपाल को सौंप दिया पूरे मंत्रिमंडल के साथ और जेजेपी के साथ रिश्ता तोड़ लिया, यानी कि गठबंधन भी तोड़ लिया। अब यह सवाल उठता है कि ये गठबंधन क्यों टूटा। आने वाले लोकसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला ये चाहते थे कि उन्हें हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 2 सीटें हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ दी जाए चुनाव लड़ने के लिए। उनको कल बीजेपी हाईकमान ने नई दिल्ली में तलब कर लिया था बातचीत करने के लिए। दुष्यंत चौटाला गए भी, लेकिन बात बनी नहीं। यहाँ तक उनको कह दिया कि अगर आपने चुनाव लड़ना है लोकसभा का तो आपको एक सीट दे सकते हैं और वो है सिरसा। लेकिन सिरसा सीट लेना दुष्यंत चौटाला को रास नहीं आया और इस तरह से बातचीत टूट गई और बीजेपी हाईकमान ने साफ तौर से कह दिया कि कोई सीट नहीं मिलेगी। और उसके बाद हरियाणा में सियासी हलचलें तेज हो गई और मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया पूरे मंत्रिमंडल सहित। और फिर नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया। लेकिन जब नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुना तो अनिल विज नाराज होकर चले गए, मीटिंग छोड़कर बीच में ही। यह एक बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। इससे लगता है कि बीजेपी में बेशक बदलाव किया जा रहा है आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए, लेकिन बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। यह अनिल विज की नाराजगी जता गई है। अब ये बदलाव क्यों किया गया, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कहते हैं कि किसानों का जो मुद्दा था और महिला पहलवानों का जो मुद्दा था, इसको लेकर के, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो पिछले 9.5 वर्षों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो सरकार चला रहे थे, पहले बीजेपी के दमखम पर चलाई 5 साल अच्छी भली सरकार चली, लेकिन उसके बाद जब बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की सरकार चली 4.5 वर्षों तक, तो यह सरकार खट्टर सरकार की बजाय खटारा सरकार बनती गई और इस तरह से एक सत्ता विरोधी लहर जो है वो हरियाणा में चल पड़ी। उसको देखते हुए बीजेपी हाईकमान ने यह तय किया, एक रणनीति बनाई कि किस तरह से आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो 370 का टारगेट है उसको पूरा करने के लिए हरियाणा की जो लोकसभा की 10 सीटें हैं, उन सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज करवाने के लिए क्या किया जा सकता है, एक रणनीति बनानी पड़ेगी। क्योंकि पिछली बार जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज करवाई थी। तो इस बार कैसे जीत हो पाएगी जब सत्ता विरोधी लहर थी, तो फिर कैसे ऐसे काम चल पाएगा लोकसभा के चुनाव में। इसलिए ये सत्ता परिवर्तन करना पड़ा, जैसे कि गुजरात में और उत्तराखंड में बीजेपी हाईकमान कर चुकी और उसको फायदा मिला। तो अब देखना ये है कि क्या इससे बदलाव से बीजेपी को आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में फायदा होगा। नायब सिंह सैनी सांसद हैं, अभी विधायक नहीं हैं, और 6 महीने के भीतर भीतर उनको चुनाव भी लड़ना पड़ेगा। और हो सकता है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव जो नवंबर में होने हैं वो सितंबर या अक्टूबर में ही करवा दिए जाएं, या हो सकता है कि लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव भी करवाए जा सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन ऐसा फिलहाल नज़र नहीं आता है। हाँ, मनोहर लाल खट्टर को करनाल या कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाया जा सकता है और लड़वाए जाने की संभावनाएं भी हैं। तो यह बदलाव इसलिए किया गया है
और जातीय समीकरण को साधने के लिए अब जो मंत्रिमंडल में 5 मंत्री लिए गए हैं उनको उसी के तहत भी लिया गया है। हालांकि मंत्रिमंडल में सिरसा के विधायक और हलोपा के सुप्रीमो गोपाल कांडा का नाम भी था, मोहनलाल बड़ौली का भी नाम आ रहा था, ज्ञानचंद गुप्ता का और संजय सिंह का भी नाम चर्चा में था। लेकिन रणजीत सिंह को जब मंत्री पद की शपथ ग्रहण करवा दी तो उसके बाद ये लगने लगा था कि अब सिरसा जिला से कोई अन्य विधायक को कोई मंत्री पद नहीं मिल सकता है। तो इस तरह से अब फिलहाल ये देखा जाएगा कि क्या ये जो बदलाव किया गया है इससे कोई फायदा होगा बीजेपी को। जेजेपी को क्या मिला? जेजेपी को तो वो कहते हैं ना कि न घर के रहे न घाट के। दुष्यंत चौटाला की पार्टी में 10 विधायक थे, दुष्यंत चौटाला समेत और उनकी मां नैना चौटाला सहित। और अब जब दिल्ली में दुष्यंत चौटाला ने जजपा के विधायकों की मीटिंग की तो अधिक से अधिक उनके समेत 5 विधायक ही पहुंचे हैं मीटिंग में, जबकि 4 विधायक इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। इससे लगता है कि अब जेजेपी का भी बंटाधार हो सकता है, टूटने के कगार पे आ सकती है। यही जेजेपी थी जो पहले इनेलो का एक पार्ट थी, लेकिन इनेलो से विघटन करवा करके और वो एक नई पार्टी के रूप में जेजेपी बन करके सामने आई थी। तो अब जेजेपी क्या करेगी? या तो उसे अब फिर से पूरी ताकत के साथ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो बड़ा अचरज भरा परिणाम हो सकता है कि जिस तरह से बीजेपी हाईकमान ने उनको बुलाया बातचीत के लिए और जिस तरह से पूरी तरह से नकार दिया, तो एक शेर की लाइनें याद आती हैं कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो अब ऐसी अवस्था में दुष्यंत चौटाला के लिए आगे का जो राजनीतिक भविष्य है वह फिलहाल धुंधला गया है। उनको कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी या फिर उनको इनेलो के साथ समझौता करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से इनेलो और जजपा के नेताओं के बीच में पारिवारिक विवाद चल रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि फिलहाल इनेलो और जेजेपी एक साथ नहीं हो सकती हैं। उधर कांग्रेस के खेमे में भी, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो पूर्व मुख्यमंत्री, चाहे उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा हो और कुमारी शैलजा, और यहाँ तक कि जो हिसार से सांसद ब्रिजेंद्र सिंह थे बीजेपी के, उन्होंने इस सारे प्रकरण से पहले ही एक दिन पहले जाकर के बीजेपी सांसद से अपना इस्तीफा दे दिया था, बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था और वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो इन सब ने ये कहा है कि ये सब कुछ एक जातीय समीकरण को देखते हुए किया गया है कि अगर दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का, तो जाट वोट बैंक को अलग थलग करने के लिए ऐसा एक रणनीति सोची है बीजेपी ने, और वो गैर जाट और जाट की जो राजनीति करती आई है बीजेपी, वो इसी तरह की राजनीति करना चाहती है ताकि किसी न किसी तरह से फिर से वो जीत दर्ज करा सके। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने, विपक्ष के नेताओं ने साफ तौर से कहा है कि अब जो सत्ता विरोधी लहर चल रही है बीजेपी के सरकार के खिलाफ, वो खत्म नहीं हो सकती और अब सत्ता परिवर्तन होगा ही होगा, और लोकसभा के चुनाव में पता लग जाएगा बीजेपी को कि वो कितने पानी में है। विश्लेषण कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, आप इसको पसंद कीजिए और ये चैनल परत दर परत को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई हम ये शो करें तो आप इसको यूट्यूब पर देख सकें और इसको परख सकें। अगर आपके मन में कोई विचार उत्पन्न होता है तो उसे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट भी कर सकते हैं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।